स्वस्थ भारत के आज के अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। हमारी बदलती जीवन शैली के कारण, इस आधुनिक युग में भाग दौड़ की जिंदगी के कारण बहुत सारी बीमारियां हैं जिनको हम खुद ही आमंत्रित कर लेते हैं। कई सारी बीमारियां आजकल आमतौर पर देखी जा रही हैं। उनमें अगर हम बात करें तो मुख्यतः डायबिटीज़ यानी जिसे हम मधुमेह के नाम से जानते हैं, ये बहुत ज़्यादा हर दूसरे तीसरे व्यक्ति बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाब आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है ताकि आप हम सभी स्वस्थ रहें। तो आपको बता दें कि आज इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए विशेषज्ञ के रूप में हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर सौरभ कुमार को, जो कि मधुमेह रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार जी, आप सबों को मेरा नमस्कार। सर, आपने भी बिल्कुल सुना मेरी बात और बिल्कुल सही मैंने कहा है मेरे ख्याल से कि आजकल हर दूसरे तीसरे व्यक्ति में ये जो डायबिटीज़ है, जिसे हम मधुमेह के नाम से भी जानते हैं, ये पाया जाने लगा है। तो ये जिस तरह से इसका जो प्रसार हो रहा है, ये हम आपसे जानेंगे बातचीत में कि क्या है इसके कारण। लेकिन सबसे पहले बहुत से लोग जानते भी हैं, बहुत से लोग नहीं भी जानते हैं कि ये मधुमेह रोग आखिर है क्या। आमतौर पर कहा जाए, ब्लड में शुगर की मात्रा जरूरत से अधिक हो जाने को ही हम लोग डायबिटीज़ कहते हैं जी। इसमें इसका जो कट ऑफ होता है, खाली पेट में फास्टिंग ब्लड शुगर का लेवल जो होता है 70 से 110, 70 to 110 के बीच होना चाहिए। इससे अधिक को एबनॉर्मल कहा जाता है। बट डायबिटीज़ जो डायग्नोसिस होता है किसी भी इंसान को, किसी भी पेशेंट को, अगर 126 126 अगर फास्टिंग शुगर क्रॉस कर जाता है, 7 दिन के डिस्टेंस में 2 रिपोर्ट हम अगर कराते हैं खाली पेट में, और 126 अगर क्रॉस कर जाता है या रैंडम शुगर अगर 200 के अबव आता है, तब हम उससे डायग्नोसिस देते हैं, भाई हाँ आप डायबिटीज से पीड़ित हैं। जी जी जी। तो ये जो शुगर का अप डाउन होता है, तो शरीर में क्या इसकी मतलब प्रतिक्रिया है, क्या आंतरिक क्या चीजें हैं जो ये इस तरह से अप डाउन होता है शुगर? जी, बेसिकली क्या है, सबसे पहले तो हमको ये समझना हम लोगों को जरूरी है कि डायबिटीज एक्चुअली होता क्या है। जैसे मैं डेफिनेशन के थ्रू बताया, इसके लक्षण क्या है। पहले डायबिटीज एक मेडिकल टर्म में कहा जाए तो डायबिटीज कोई बीमारी नहीं होता है, बल्कि एक डिसऑर्डर है। ये बहुत सारे सिम्टम्स का एक ग्रुप है, बहुत सारे, जो बहुत सारे चीजों को अफेक्ट करता है, शरीर के हर अंग को काफी अफेक्ट करता है, और इसका लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा है। तो ये बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, इनके बारे में हम आपसे बातचीत करेंगे। लेकिन आपने कहा जो उसका जो मेजरमेंट है, जो उसका लेवल होना चाहिए कितना, और ये अगर ऊंच नीच होता है तो इसमें हम लोग डायबिटीज, तो ये डायबिटीज कई बार अलग अलग तरह का भी देखा जाता है। तो इसके क्या टाइप्स भी होते हैं? जी, उसके टाइप्स भी होते हैं। डायबिटीज बेसिकली 4 तरह के होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ डायबिटीज। फर्स्ट टाइप 1 डायबिटीज, जो कि यंगर लोगों को अफेक्ट करता है, जो कि कम उम्र के लोगों को होता है। टाइप 2 डायबिटीज, जो मोर देन 35 और 40 इयर्स के अब जो पाए जाते हैं। थर्ड में आते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज, जो कि प्रेग्नेंट लेडी को होता है। और फोर्थ जो कैटेगरी होता है वो काफी ब्रॉड कैटेगरी है, उसको हम लोग बोलते हैं अदर्स टाइप। अदर्स में बहुत सारे, कुछ जैसे पैंक्रियाज, जो बीटा सेल जो इंसुलिन बनाते हैं हम लोग, उसमें किसी तरह का कुछ इन्फेक्शन हो गया, कुछ अदर काज हो गया, वो अदर स्पेसिफाइड काज हो गया, उसके कारण शुगर में अप डाउन हो जाते हैं। जी, तो ये टाइप्स से ही हम शुरू करते हैं सवाल आपसे करना। ये जो फर्स्ट टाइप जो आपने बताया, जो छोटे उम्र में होते हैं, तो क्या ये मतलब बहुत ही ज्यादा नवजात शिशु तक में भी पाए जाते हैं? जी, ये बहुत ही अच्छा सवाल है मैडम। पहले देखा जाता था, आज से 20 to 30 ईयर्स बैक अगर हम जाएं, उस समय का लाइफस्टाइल और आज का लाइफस्टाइल काफी चेंज हो गया है। पहले जो क्राइटेरिया था, हम लोग ये जानते थे भाई मोर देन 50 ईयर्स 60 ईयर्स हो जाएगा तभी डायबिटीज हो सकता है। बट अभी एज का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रह गया, किसी भी एज में डायबिटीज पाया जा सकता है। तो ये जो फर्स्ट टाइप ऑफ डायबिटीज है, इसके क्या कारण होते हैं जो छोटे बच्चों में या फिर जो कम उम्र के लोगों में हो जाता है? ये मुख्य रूप से जो बीटा सेल, जो पैंक्रियाज ग्लैंड में बीटा सेल होते हैं, जहां से हम लोग का इंसुलिन, नेचुरल इंसुलिन का जो प्रोडक्शन होता है, वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है टाइप 1 डायबिटीज में। और उसका काउज अभी भी मेडिकल साइंस में अननोन है। ऐसा माना गया है ये ऑटो इम्यून प्रोसेस के कारण होता है, जो कि इंसुलिन बिल्कुल नहीं बनाता है। तो इन लोगों को बाहर से इंसुलिन लेने का जरूरत पड़ता है। अच्छा, मतलब शुरुआत से ही इंसुलिन लेने की जरूरत पड़ जाती है? वो इंसुलिन पे रहते हैं। जी जी जी। तो ये जो समस्या है, ये मतलब ठीक होने वाली है या फिर ये लॉन्ग लाइफ? जी नहीं, अभी तत्काल में तो कोई इसका परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं आया है अभी। तो जिसको भी टाइप 1 डायग्नोसिस होता है डायबिटीज, तो होल लाइफ ऑन इंसुलिन रहना है। जी, तो अभी सर आप लोग जो जैसे देखते हैं, तो सबसे ज्यादा किस टाइप के मरीज आते हैं? अभी ज्यादा केस टाइप 2 डायबिटीज के आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, टाइप 1 भी आते हैं, गेस्टेशनल डायबिटीज भी आते हैं, अदर कॉजेज भी आते हैं, लेकिन मोस्ट नंबर ऑफ पेशेंट जो है टाइप 2 डायबिटीज के आते हैं। टाइप 2 डायबिटीज के आते हैं। और टाइप 2 डायबिटीज, जैसे कि आपने कहा कि यही एक डायबिटीज का जो टाइप है जिसको हम खुद ही आमंत्रित करते हैं, ये कह सकते हैं। हमारी जो बदलती जीवन शैली है या फिर हमारा रहन सहन, खान पान कैसा है, उस पर डिपेंड करता है। तो थोड़ी सी चर्चा हम इस पर करना चाहेंगे कि क्या लक्षण उभर कर आते हैं इसमें, क्या कारण है इसके? पहले टाइप 2 डायबिटीज
सबसे पहले इसका मुख्य जो कारण है आजकल वो लाइफस्टाइल मॉडिफाई जो मॉडिफिकेशन इसलिए कह रहा हूँ, इसका ट्रीटमेंट भी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ही है, बट इसका काउज को मैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आजकल लोग अपना लाइफस्टाइल को खुद मॉडिफाई कर चुके हैं। न वो टाइमली अपना डाइट को लेते हैं, न बैलेंस डाइट लेते हैं, न वर्कआउट करते हैं। तो आजकल हम लोग का लाइफस्टाइल जो है काफी सेडेंटरी हो चुका है, जो कि मुख्य वजह है टाइप 2 डायबिटीज का। इसको कह सकते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज को आप बिल्कुल सही है, हम लोग खुद आमंत्रित कर रहे हैं टाइप 2 डायबिटीज को। इसमें सबसे पहले होता है पेशेंट का क्लासिक सिम्टम्स जो डायबिटीज का होता है टाइप 2 डायबिटीज का, कि बहुत ज्यादा भूख लगना, बहुत यूरिन पास होना, मुंह सूखना। तो ऐसा भी केस आते हैं, मतलब ये सिम्टम्स लेके भी पेशेंट आते हैं, ये मतलब प्रारंभिक लक्षण है। लेकिन आजकल ऐसा भी मैं प्रैक्टिकली ऐसा भी केस देखा हूँ कि पेशेंट को क्लासिक सिम्टम्स नहीं होते हैं। पेशेंट आते हैं कि डॉक्टर साहब पाँव में मेरा थोड़ा सा दर्द हो रहा है, 3 दिन से 4 दिन से खांसी हो गया, वो ठीक नहीं हो रहा। तो मैं ऐसा ही बोलता हूँ कि रैंडम शुगर चेक करा लीजिए आप। तो रैंडम शुगर चेक कराते हैं तो मोर देन 300-400 एट द टाइम डायग्नोसिस। तो आजकल क्लासिकल सिम्टम्स भी नहीं होते हैं और लोग डायबिटीज से पीड़ित होते हैं। अच्छा, मतलब इसमें सिम्टम्स की बात करें तो पैर दर्द और बाकी जो चीजें आपने बताया है ये भी हो सकते हैं। खांसी ठीक नहीं हो रही है तो इसके पीछे भी ये कारण हो सकता है, या कुछ फंगल इन्फेक्शन हो गया है किसी को, या कोई ऐसा एब्सेस हो गया, कट हो गया, घाव हो गया जो काफी दिन से है वो सूख नहीं रहा है, तब हम लोग संदेह की स्थिति होती है तो वहाँ पे ब्लड शुगर को जांच कराते हैं तो देखते हैं टाइप 2 डायबिटीज से पेशेंट ऑलरेडी पीड़ित पहले से। बिल्कुल। और कई बार ये मतलब देखा जाता है कि लोगों को पता नहीं चलता है कि वो डायबिटीज से पीड़ित है। कई बार हमने सुना है सर कि जैसे बॉर्डर लाइन पर है, ये क्या होता है? जी, बॉर्डर लाइन या प्री डायबिटिक मैडम बोलते हैं। जैसे जो नॉर्मल जो कटअप है, जैसे फास्टिंग शुगर मैंने बताया 70 to 110, 110 के अबव और 126 के बिलो जो होते हैं उसको प्रारंभिक लक्षण कह सकते हैं, प्री डायबिटिक कह सकते हैं। उसमें जनरली मेडिसिन का जरूरत नहीं होता है, लाइफस्टाइल मॉडिफाई करने से, लाइफस्टाइल को सही तरीके से जीवन शैली में परिवर्तित करके भी उसको आप अवॉइड कर सकते हैं और एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। जी जी जी। तो ये मतलब जो आपने तो पहले ही बताया कि 35 साल से उम्र के बाद ये टाइप 2 डायबिटीज है, उससे पहले भी आजकल के समय में हो रहा है क्या? जी, उसके पहले भी हो रहा है मैडम। पहले क्या था, टाइप 1 जो डायबिटीज है उसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज कहा जाता था और टाइप 2 डायबिटीज को नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, यानी कि टाइप 1 में मतलब इंसुलिन आपको लेना ही लेना है, टाइप 2 में बिना इंसुलिन के भी काम चल सकता है, जो टैबलेट हमारे काफ़ी मेडिसिन जो आ गए हैं डायबिटीज़ का। बट ऐसा बहुत सारे केस पे देखा गया है जो टाइप 2 डायबिटीज़ मतलब एज अधिक रहता है फिर भी वो टाइप 1 से पीड़ित रहते हैं। तो ये कंट्रोवर्सी का विषय एक मेडिकल साइंस में है, इसलिए इसका नाम चेंज करके टाइप 1 और टाइप 2 कर दिया गया है। अच्छा जी जी, मतलब कि उम्र की कोई ये नहीं है और किसी भी तरह का डायबिटीज किसी में भी हो सकता है। आजकल कई सारे परिवर्तन बीमारियों में भी बहुत सारे लक्षण अलग अलग आ रहे हैं। तो इनमें अगर लक्षणों की बात करें तो आपने बताया कि भूख नहीं लगती है और बार बार यूरिन पास करना पड़ता है, लेकिन अगर ये जो लक्षण दिखाई देते हैं, एक बार लू जाते हैं, जांच होती है, डायबिटीज निकल जाता है, तो उसके बाद क्या फिर लॉन्ग लाइफ दवाएं लेनी पड़ती है? दवाओं के लिए भी कोई प्रक्रिया है क्या? टाइप 2 डायबिटीज जो होता है उसमें से अधिकांश जो केस होता है वो लाइफस्टाइल को चेंज करने से वो बिना मेडिसिन का भी रह सकते हैं, कंट्रोल हो सकता है। उसमें भी 2 तरह का फैक्टर होते हैं, एक मॉडिफाइबल, एक नॉन मॉडिफाइबल। मॉडिफाइबल मींस जिसको जो मेरे बस में, हमारे बस में जो है, फॉर एग्जांपल अल्कोहल, स्मोकिंग, ओबेसिटी, इस सब को कंट्रोल करना हमारे बस में। स्मोकिंग को आप रोक सकते हैं, अल्कोहल को आप रोक सकते हैं, बट नॉन मॉडिफाइबल मींस एज, जेनेटिक्स, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो उसको छोड़ के जो मॉडिफाइबल फैक्टर है उसको तो आप चेंज कर सकते हैं। तो उसको चेंज करके एक बैलेंस डाइट लेंगे, बैलेंस डाइट लेने के साथ वर्कआउट करेंगे 15 to 20 मिनट्स, इससे काफ़ी लोगों में परिवर्तन आता है। ब्लड शुगर का लेवल मोस्ट ऑफ द केस में वो नॉर्मल की ओर चला जाता है और बिना मेडिसिन का भी लाइफ लॉन्ग वो रह सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह का हम नहीं कर पाते हैं, किसी कारण से एक्सरसाइज प्रॉपर्ली नहीं हो पाता है, तो फिर दवाएं लेने की जरूरत पड़ती है। जी जी, तो ये लॉन्ग लाइफ दवाएं हमें लेनी पड़ती है या बीच में छोड़ कर भी लोग लेते हैं? जी नहीं, काफ़ी बहुत सारे पेशेंट आते हैं, वो पूछते हैं कि सर ये क्या मेडिसिन मैं छोड़ के ले सकता हूँ, 1 दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के ले सकता हूँ, लेकिन ये बिल्कुल नहीं है, काफ़ी घातक साबित हो सकता है। आपको डायबिटीज या ब्लड प्रेशर जो भी है, इसका मेडिसिन आपको रेगुलर वे में लेना है, प्रतिदिन लेना है, और जैसा जिस डोज में एडवाइस किया गया है डॉक्टर के द्वारा वैसे आपको इसको कंटिन्यू करना है। अगर लाइफस्टाइल को चेंज करने से अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तब। तो कितने अंतराल पर एक डायबिटिक जो है पेशेंट हैं उनको जांच के लिए दिखाते रहना चाहिए? जी, एवरेज 3 महीने में अपने डॉक्टर को जरूर एक बार मिलना चाहिए जो ऑलरेडी डायग्नोस्ड केस हैं डायबिटीज के। जी, और जिनके ये एक और बात है सर कि ये आनुवंशिक भी होता है क्या? जी, आनुवंशिक होते हैं, फैमिली में अब पीढ़ी दर पीढ़ी चले आता है, वो भी होता है डायबिटीज। जी, तो जिनके परिवार में ये डायबिटीज है उनके लिए क्या सावधानी आप बताना चाहेंगे? जिनको डायबिटीज का जिस फैमिली में फैमिली हिस्ट्री अगर ऑलरेडी है
उनको और ही अवेयर होने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑलरेडी एक रिस्क फैक्टर पहले से चला आ रहा है कि फैमिली में वो रन कर रहा है डायबिटीज़। तो आपको बिल्कुल ही सतर्क रहना है, सावधान रहना है। आपको लाइफस्टाइल को बिल्कुल सही ढंग से जीना है। आपको किसी तरह का अल्कोहल, स्मोकिंग इस सब का इस्तेमाल नहीं करना है। अपने हेल्थ पे ध्यान देना है, डाइट को बैलेंस करके लेना है। ये सबको आप अवॉइड कर सकते हैं, बट वो क्योंकि वो पहले से वो रिस्क में है। बिल्कुल। और जांच भी अगर हम वो करा लें तो और बेटर होगा। जी रेगुलर 4 to 5 जांच। मंथ्स में आपको, अगर फैमिली हिस्ट्री, हर 4 to 5 मंथ्स में आपको रेगुलर चेकअप में रहना है। जी जी। तो ये जो डायबिटीज़ है सर, जैसे आपने कहा कि ये तो लॉन्ग लाइफ दवाएं लेनी पड़ती हैं। अगर दवाओं में कुछ इधर उधर होता है या फिर कंट्रोल्ड नहीं है डायबिटीज़, तो आगे चलकर क्या क्या इसके दुष्प्रभाव नज़र आते हैं? शरीर के किन किन अंगों को ये प्रभावित कर सकता है? जी, डायबिटीज़ जो होता है मुख्य रूप से इसमें 2 तरह के कॉम्प्लिकेशन आते हैं, एक माइक्रोवास्कुलर, एक मैक्रोवास्कुलर। माइक्रो जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, माइक्रो मीन्स छोटे जो वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स जो शरीर में होते हैं, और मैक्रो मीन्स जो बड़े वेसल्स होते हैं। और माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन में मुख्य रूप से रेटिनोपैथी यानी कि आई जो होते हैं वो अफेक्ट करते हैं, न्यूरोपैथी नर्व अफेक्ट करते हैं, एंड नेफ्रोपैथी जो किडनी को अफेक्ट करते हैं। ये हो गया माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन, जो छोटे वेसल्स को अफेक्ट करते हैं। मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन में सेरेब्रोवास्कुलर जो कोई ब्रेन को अफेक्ट करते हैं, हार्ट को कार्डियोवास्कुलर, एंड पेरिफेरल आर्टरी यानी पेरिफेरल यानी कि जो ब्लड जिसमें दौड़ते हैं, जिसको हम आर्टरी बोलते हैं, तो उसमें वो कॉम्प्लिकेशन लाते हैं, लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन, क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन। तो उसके फिर क्या क्या लक्षण उभर कर आते हैं? अगर आई अफेक्ट होता है, आपको धुंधला दिखेगा, सबसे पहले हेजीनेस आएगा देखने में, या कभी ऐसा भी हो सकता है कुछ आपकी आंखों के सामने कुछ ब्लैक स्पॉट नजर आएगा। अगर इस टाइप का कुछ लक्षण है तो आपको इमीडिएट रेटिना स्पेशलिस्ट से आपको मिलना है, उसको जांच कराना है कि डायबिटीज की वजह से कहीं अफेक्ट तो नहीं हुआ है। मतलब इसमें किस तरह की समस्याएं हो सकती हैं आंखों में? जी, रेटिना एक बार अफेक्ट हो जाता है तो काफ़ी मुश्किल होता है उसको रिपेयर करना, उसको फिर से पहले जैसा फॉर्म में लाना, और ये काफ़ी घातक साबित हो सकता है। इसमें विजन भी जा सकता है, विजन लॉस बहुत कॉमन है। तो इसको हम लोग बचा सकते हैं ऐसा होने से? जी, इसमें आपको रेगुलर आपको ईयरली आपको रेटिना चेकअप कराना है आई स्पेशलिस्ट के पास, और उससे ही पहले सबसे पहला जो काम हो, ब्लड शुगर बिल्कुल कंट्रोल रहना चाहिए, और खासकर अगर इसके साथ साथ ब्लड प्रेशर की भी समस्या अगर पेशेंट को है तो वो भी स्ट्रिक्ट कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन जो है ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों मिल के लाता है। फॉर एग्जांपल हार्ट का प्रॉब्लम जो है, आईज का प्रॉब्लम है, किडनी का प्रॉब्लम है, ये दोनों मिल के लाता है। जी, जी, तो 2 बीमारी अगर एक साथ है तो काफ़ी घातक है। बिल्कुल। और डायबिटिक न्यूरोपैथी का भी आपने जिक्र किया सर, इसमें क्या होता है? जी, डायबिटिक न्यूरोपैथी में सबसे पहले पैर में या हाथों में सिम्टम्स पेशेंट को आएंगे। वो पैरों में जलन, झनझनाहट, सूनापन, ये काफ़ी कॉमन है। जिसका ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं है तो नर्व को डैमेज कर देते हैं। इसमें झनझनाहट, सूनापन, पैर का तलवा में लहर होगा, जलन का एहसास होगा, और ये रेस्ट में ज़्यादा होंगे। दिन भर पेशेंट अगर काम कर रहे हैं, अपना जनरल वर्क में है, तो सिम्टम्स कम होगा, और रात में जैसे रेस्ट में आएंगे प्रॉब्लम और बढ़ जाएगा। अच्छा जी। तो ये इसका कोई इलाज है, मतलब कैसे ठीक हो सकता है ये? जी, इसमें सबसे पहले पाँव में बेयर फुट, काफ़ी लॉन्ग नहीं जाना है। बेयर फुट मतलब नंगे पाँव नहीं घूमना है, बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं जाना है। आपको रेगुलर इंडोर एक्सरसाइज पे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। और जो सिम्टम्स अगर ज़्यादा है तो डॉक्टर उसको मेडिसिन से उसका सिम्टम्स कम हो सकता है, लेकिन वो 100% क्यूरेबल नहीं होता है। जी जी जी। तो ये आगे चलकर ज़्यादा घातक भी हो सकता है क्या? जी, आगे चल के ये काफ़ी घातक हो सकता है, क्योंकि पैर में अगर सेंस चला गया, सेंस कम हो गया, चला गया, तो बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं पाँव में इंजरी होता है, उनको खुद पता नहीं चलता है। शूज़ पहने हुए हैं, स्लीपर पहने हुए हैं, पेशेंट आते हैं, एक शूज़ पहन के आते हैं, दूसरा मैं पूछता हूँ सर ये दूसरा शूज़ कहाँ है, तो पेशेंट को कुछ पता नहीं रहता कि कहाँ गिर गया। अच्छा। सेंस बिल्कुल खत्म हो जाता है। हीलिंग में भी प्रॉब्लम आता है, अगर कुछ एब्सेस हो गया, इंजरी हो गया, तो हीलिंग में प्रॉब्लम आ गया, और वो लास्ट में अगर काफ़ी कॉम्प्लिकेशन अगर ज़्यादा अगर हो जाता है तो वो एब्सेस या गैंग्रीन का रूप ले लेता है, जिसमें एम्पुटेशन भी करने का नौबत आ जाता है बहुत सारे पेशेंट में। जी जी। लेकिन अगर इसमें प्रॉपर तरीके से सही समय पर दिखाया जाए, दवाएं ली जाए, तो इसको हम लोग कंट्रोल तो कर सकते हैं। जी बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हैं। जी जी जी। और आपने बताया कि बहुत सारे अंगों पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है, तो हमारे हार्ट और किडनी पर भी इसका बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ता है सर। तो किडनी के बारे में भी थोड़ा सा हमें बताएं कि किस तरह का ये लक्षण इसमें डायबिटीज़ के कारण आता है और कैसे इस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। जी, ब्लड शुगर को सबसे पहला पॉइंट है कि ब्लड शुगर सबसे पहले कंट्रोल होना चाहिए, बट लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन जो होता है, काफ़ी पुराना अगर शुगर हो गया, क्रॉनिक ब्लड शुगर अगर कोई पीड़ित है डायबिटीज से 15-20 ईयर्स हो गया है, तो उसको जनरली प्रॉब्लम आने ही लगता है। उसमें सबसे पहले किडनी में आपको एपेटाइट लॉस होगा, भूख आपको कम लगेगा, दिन हमेशा फैटिग रहेगा, थकावट जैसा महसूस होगा, ज़्यादा क्रिएटिनिन का लेवल अगर काफ़ी बढ़ गया, EGFR डिक्रीज कर गया, आपको चेहरे में सूजन का आना ये होगा, तो उससे हम जान सकते हैं कि हाँ किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम कुछ पेशेंट को है। जी जी।
तो इस पर मतलब रोकथाम के लिए या मतलब अगर उपाय की बात अगर हम करें तो जी, अर्ली स्टेज जो होता है, क्रेटिन का लेवल अगर काफ़ी कम है, मतलब नॉर्मल से ज़्यादा लेकिन कम, अगर 2-3 के आसपास क्रेटिन का लेवल है तो मेडिसिन से उसको रोका जा सकता है, उसको स्टेबल किया जा सकता है। लेकिन क्रेटिन का लेवल काफ़ी अगर हाई है और पेशेंट को उससे रिलेटेड किसी तरह का समस्या आ रहा है तो फिर वो डायलिसिस उसको करना पड़ सकता है। और डायलिसिस से भी अगर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, पेशेंट को प्रॉब्लम हो रहा है, तो किडनी ट्रांसप्लांट तक नौबत आ जाता है। जी जी, इसलिए मतलब बेहतर है कि अगर डायबिटीज हो जाए तो उसको मतलब कंट्रोल अगर हम रखें तो बहुत सारे अंगों को हम बचा सकते हैं इसकी चपेट में आने से। जी, और हृदय पर भी इसका कुछ अलग सा असर पड़ता है। जी जी जी, हृदय पे जो असर पड़ता है इसमें वो काफ़ी घातक होता है और सडन होता है। ये प्रोसेस काफ़ी स्लो होता है बट ये सडन होता है जो प्रॉब्लम करता है। हार्ट अटैक का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है डायबिटीज़ वाले लोगों को। नॉर्मल इंसान की तुलना में कई गुना ज़्यादा फेस करते हैं हार्ट अटैक की समस्या। मतलब ये अचानक भी आ जाता है क्या? जी जी, या फिर रेगुलर चेकअप से पता लगाया जा सकता है? हाँ, रेगुलर चेकअप मॉनिटरिंग ही इसका मेन सॉल्यूशन है कि आप डॉक्टर के टच पे रहेंगे, रेगुलर आपको मॉनिटरिंग होता रहेगा तो डॉक्टर को ट्रेस होता रहेगा कि भाई किसी तरह का चेंज आ रहा है हार्ट में, किसी तरह का प्रॉब्लम उभर के आ रहा है तो समय से पहले उसको ट्रीट किया जा सके। जी जी, तो ये मतलब सर आपने जो भी बातें बताई है उसका यही मुझे तो समझ में आ रहा है कि इसको तो खुद से भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे वो हम एक्सरसाइज से करें और अपने खान पान से करें या दवाओं से करें। तो चलते चलते सर ये आपसे एक अंतिम सवाल करना चाहेंगे कि दवाओं में क्या कुछ नया कुछ अनुसंधान हुए हैं कि ज़्यादा अच्छे तरीके से हम डायबिटीज़ पर कंट्रोल पा सकें? जी, अभी पहले और अभी की तुलना में अभी का दवाई काफ़ी नोबेल मेडिसिन आ गए हैं मार्केट में, काफ़ी रिसर्च हुए हैं, काफ़ी जो कि फॉर एग्जांपल एक मेडिसिन होता है डाफेग्लिफ्लोजिन, ब्लड शुगर भी कंट्रोल करता है, हार्ट को भी वो प्रोटेक्ट करके रखता है। तो इस तरह के काफ़ी मेडिसिन मार्केट में अभी आ गए हैं पहले के कंपैरिजन में। ये रिसर्च जैसे जो होता जाता है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट भी चेंज होता जाता है, काफ़ी एडवांस मेडिसिन, काफ़ी एडवांस इंसुलिन, काफ़ी मॉडलिटी अभी आ गए हैं। जी जी, तो बिल्कुल ये अच्छी बात है कि इसमें उपचार के लिए भी काफ़ी परिवर्तन हुए हैं और नई नई चीज़ें दवाएं आ रही हैं। लेकिन बेहतर यही होगा कि हम इसको अपने, एक तो डायबिटीज़ होने नहीं दें और अगर हो भी जाता है तो इसको हम अपने जीवन शैली में परिवर्तित करके हम इसे बिल्कुल कंट्रोल्ड रख सकते हैं और तभी स्वस्थ रह सकते हैं। तो सर अब हमें समय इजाज़त नहीं दे रहा है कि आपसे और सवाल करें। तो सर आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया है, दर्शकों को बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी है, वो भी डायबिटीज़ जैसे विषय पर जो कि आजकल हर दूसरे तीसरे व्यक्ति में बहुत ही कॉमन है। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। नमस्कार। और आप सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।